गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, धातुओं की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए धातु किसे कहते हैं, सबसे पहली बात है धातु किसे कहते हैं। धातु कहते हैं जिनके वायतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम धातु कहते हैं। कैसे? जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 11 है। तो 11 मतलब क्या है, इसके वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक धातु हो गया। इसी तरह से हम धातु की परिभाषा करते हैं। अब धातुओं के निष्कर्षण में कुछ चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक सक्रियता श्रेणी होती है, उसे याद करना पड़ता है। आप इसे कैसे याद करेंगे? देखिए इसको लिखा है KNaCaMgAlZnFePbCuAg और Au। इस सक्रियता श्रेणी को याद करने का एक तरीका है, जिसको कैसे पढ़ते हैं। के का मतलब हो गया काली, ठीक है, या कई लोग इसे के भी बोलते हैं सीधे। के का मतलब हो गया केदार, Na का मतलब हो गया नाथ, Ca का मतलब हो गया का, Mg का मतलब हो गया माली, Al का मतलब हो गया आलू, Jn का मतलब हो गया जरा, Fe का मतलब हो गया फीके, Pb का मतलब हो गया पकाता है क्यों। एच नहीं लिखा इन्होंने क्योंकि एच धातु में नहीं आता, बीच में एच भी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्यों। AgAu तो मैंने ऐसे ही याद रख लिया था, AgAuPt, ठीक है। तो इस तरह आपको पूरा याद रखना है। एक बार हमने जब ये धातु और अधातु का हमने देख लिया, तो इसके बाद क्या आता है, इसके निष्कर्षण की बात आती है। अब निष्कर्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे। निष्कर्षण का मतलब होता है ये सब धातु ऐसे ही नहीं पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ये किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। जैसे आप अगर लोहे को लेंगे तो लोहा धरती में खाली लोहा पड़ा हुआ थोड़ी होगा कहीं वहाँ पे, वो किसके रूप में होता है, उसके अयस्क होते हैं। तो अयस्क क्या होते हैं, जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जाता है, जिनसे धातु खनिजों को प्राप्त किया जाता है, उनको अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि अयस्क किसको कहते हैं, अयस्क उनको कहते हैं जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है। अब अयस्क कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उच्च अभिक्रियाशील धातु। कैसे पता चलेंगे कौन सी धातु उच्च अभिक्रियाशील है? देखेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आती है, पोटेशियम, Na, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये क्या होती हैं? उच्च अभिक्रियाशील धातुएं आती हैं। ठीक है, इनका विघटन किया जाता है। फिर आती हैं मध्य अभिक्रियाशील धातुएं। मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में कौन कौन से आते हैं? कार्बोनेट के अयस्क आते हैं और सल्फाइड के अयस्क आते हैं। मध्य अभिक्रियाशील में कौन से आते हैं, फिर से देखेंगे। मध्य अभिक्रियाशील में कौन से आते हैं? जिंक, आयरन, पीबी, ये सब आते हैं। और निम्न अभिक्रियाशील में कौन से आते हैं, जो बिल्कुल नीचे हमने पढ़े, Hg, Au, Ag वगैरह आते हैं सब ये। ठीक है, तो इनको करने का, हम लोग तीनों के करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके इन सारे तरीकों का अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप आता है अयस्कों का समृद्धिकरण। देखिए बच्चों ध्यान रखना, जो मैं स्मार्ट उसमें पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, जो मैं इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वो मैं आपको आसान चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों के पास ऑनलाइन अभी मटेरियल नहीं है। उसको मैं दोबारा से वीडियो में ही बनाऊंगा, आप चिंता मत करिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल होता है, तो इसके जरिए से हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसी अभी हम लोग ऐसे चैप्टर पढ़ रहे हैं जो टफ हैं, जिनको वाकई में देख के ही पढ़ाना पड़ता है। अयस्कों का समृद्धिकरण। सबसे पहले जो होता है, जो अयस्क होता है वो बहुत छोटी छोटी मात्रा में बिखरा पड़ा होता है अलग अलग जगह। तो सबसे पहला कार्य क्या करना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। फिर वो मिट्टी में हो सकता है, रेत में हो सकता है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। एक बात और बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, अशुद्धियों का मतलब ये नहीं हमेशा खराब होगा। वो चीज़ हमें अभी नहीं चाहिए होती। जैसे आयरन के साथ अगर सल्फर है, तो सल्फर कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें नहीं चाहिए हमको, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अशुद्धियाँ बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अयस्कों से गैंग को हटाते हैं। अब गैंग क्या कहते हैं? गैंग वाला गैंग नहीं जो लड़के इकट्ठा करके लोगों को कूटते हैं, ये वाला गैंग है जो अशुद्धियाँ होती हैं इसमें मौजूद। उन अशुद्धियों को हटाना बहुत आवश्यक होता है, उनके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों को क्या करना पड़ता है, जो अलग अलग अयस्क मौजूद हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके उनको बढ़िया ढंग से रखना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इनको निष्कर्षण करने का कार्य करते हैं। निष्कर्षण भी बच्चों ध्यान रखना अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जो धातुओं सक्रियता श्रेणी के नीचे आती हैं उनका निष्कर्षण अलग ढंग से होता है, जो बीच में आती है उनका निष्कर्षण अलग ढंग से होता है, और जो ऊपर आती है उसका निष्कर्षण अलग ढंग से होता है। जैसे जो सबसे नीचे आते हैं, देखो मैंने क्या बताया था आपको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों, होगी और कोई, ठीक है, होगी ऐसी और कोई मजबूरी, ऐसे पूरा था। तो होगी और ऐसी कोई मजबूरी का मतलब क्या है, Hg, Ag और Au लास्ट में आते हैं। तो इनके अयस्क को करने सबसे पहले हम जो लास्ट वाले आते हैं, Hg है, Au है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बल्कि Cu को भी नीचे ही गिनते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे ही आता है वो।
है, तो उसका निष्कर्षण करने का क्या तरीका होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सल्फाइड लेंगे, उसको गर्म कर देंगे, बहुत तेज मात्रा में उसको क्या करेंगे, बहुत तेज टेम्परेचर में उसे गर्म किया जाएगा, और गर्म करने में क्या बना देगा ये, HgO के ऑक्साइड बना देगा, और क्या बना देगा, SO2 के ऑक्साइड बना देगा। फिर ये HgO के ऑक्साइड को और गर्म किया जाएगा, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, काफ़ी मात्रा में कह रहा हूँ, पूरी तरह नहीं, थोड़ा बहुत Hg जो है प्योर मात्रा में मिल जाएगा। O2 इससे क्या हो जाएगी, अलग निकल के चली जाएगी। देखिए हमने क्या करा, HgS लिया, HgS को गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और गर्म करने से क्या हो गया, वो HgO में कन्वर्ट हो गया और SO2 में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो HgO था इसको हमने फिर गर्म करा, तो किस में कन्वर्ट हो गया, Hg और O2 में परिवर्तित हो गया। अब ध्यान रखना, केवल यही था नीचे, नहीं और भी थे, एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन थे नीचे। देखो ये जो Cu होता है ये भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जिसके रूप में पाया जाएगा उसको रखेंगे। अच्छा सल्फाइड क्या होता है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको सूत्र लगाना भी आना चाहिए। देखो Hg का जो संयोजकता होती है 2 होती है, S की कितनी होती है, 2 होती है, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो HgS बच गया। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फाइड क्या होगा, कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, सल्फाइड की 2 होती है, तो क्या बन गया, सूत्र Cu2S बन गया। उसकी रिएक्शन जब हम SO2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2O बनाएगा और SO2 बनाएगा, और ये जो CO2 बना, फिर इसकी रिएक्शन फिर से CO2 से कराएंगे तो हमको ये Cu मिल गया। यानी दोनों इन प्रोसेस से हमको पता चल गया कि हम जो उच्च निचली श्रेणी होते हैं, निचली श्रेणी में हम कैसे प्राप्त करते हैं शुद्ध धातु। शुद्ध धातु प्राप्त करने का क्या तरीका है, निचली धातु करने का। बस हमने करा क्या भाई, उनको क्या करा, उनके सल्फाइड और को ले लिया, एसको को ले लिया, और इससे क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया करके हमने क्या कर दिया, उसकी ऑक्साइड बना दी, और उसकी ऑक्साइड को फिर गर्म करके उससे ऑक्सीजन हटा दिया। देखो HgS क्या करा, हमने गर्म कर दिया तो क्या बन गया, HgO बन गया, फिर HgO से उसकी ऑक्साइड हटा दी तो क्या बन गया, Hg और O2 बन गया। तुम दोनों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। फिर ये है CO2S है, बोल तेज बोल। हाँ सर जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस करने के लिए क्या पहले ये सब याद करनी पड़ेगी? देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो क्या इनको याद करना पड़ेगा। देखो इनको याद करना ही पड़ेगा, आपको मेन रिएक्शन ये जिनको याद करना पड़ेगा इस चैप्टर में, और 14 जो 4th चैप्टर है इन दोनों की रिएक्शन आपको याद ही करनी पड़ेंगी सबको, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। ये समझने, हाँ फॉर्मूले आप समझ सकते हो, बाकी याद करना ही पड़ेगा आपको। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया था सक्रियता श्रेणी के जो नीचे वाले आते हैं। अब देख लेते हैं जो मध्य वाले आते हैं उनको। अब देखो मध्य में कौन कौन से आते हैं इसको देख लिया जाए एक बार। मध्य में आता है जिंक आता है, आयरन आता है, पीबी आता है, ये लोग क्या आते हैं मध्य में आते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को भी कह सकते हैं एक बार के लिए, मैग्नीशियम को तो नहीं एल्युमिनियम को कह सकते हो। अब जो मध्य में आते हैं उनके लिए अलग टेक्निक होती है, उनको क्या करते हैं हम, देखिए काम तो उसमें भी यही करना है, उनमें भी हम सल्फाइड और लेते हैं, उनको भी गर्म करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में। देखिए इनमें फ़र्क ये है कि उसमें हम केवल तापन कर रहे थे, इसमें 2 चीज़ें करते हैं, तापन भी करते हैं, तापन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। तो देखिए ये उससे फ़र्क है। उच्च वाले में हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कर रहे थे। यहाँ पे 2 तरीके आ जाएंगे, हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है इसको हम बोलते हैं भर्जन, ठीक है, रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग करते हैं हम घर में, उसको कहते हैं ZnS से। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो ZnO और SO2 करेंगे निकलेगा। अगर ZnCO3 को करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO और CO2। अब देखो दोनों बच्चों फर्क क्या है, फर्क है कि जो तापन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो निस्तापन होता है जिसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। अच्छा उसमें हमने निस्तापन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करा, क्योंकि वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता ही नहीं है, इसलिए हमको निस्तापन और वो वर्जन 2 की इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पे क्योंकि एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, एक अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए हमने ये शब्द इस्तेमाल करने हमारे लिए जरूरी थे। इसलिए हमने क्या करा, ZnO और SO2 को, O2 को मिलकर ZnO SO2 बनाया, और ZnCO3 को क्या कर गया, ZnO और CO2 बना दिया। बस इसके बाद ये ZnO जो है उसको हम क्या करेंगे, कार्बन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये जिंक अलग से हमारा निकल जाएगा। देखो अब ध्यान दो कि देखिए कंपैरिजन करना बहुत जरूरी होता है। एक कहावत है, कंपैरिजन नहीं करेगा तो बनोगे उल्लू और तुम्हें मिलेगा बाबा जी का टुल्लू, वही हिसाब है। कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, अगर बच्चे आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपके गलत हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर एक जो क्वेश्चन आया था कि तेज बोलो। एक क्वेश्चन आया था कि बोर्ड में अयस्क से धातु निष्कर्षण के प्रयुक्त चरणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इन्होंने कहा कि अगर पेपर में क्वेश्चन घुमा के आ गया, अगर पेपर में क्वेश्चन ये आया, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि अयस्क से हमको धातु बनाना है तो उसके चरण, तो आप इसके चरण में लिखेंगे नंबर 1 चरण,
पहली बात, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण करने के निम्न चरण होते हैं। पहली बात, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या आप कहोगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे, या कैसे ऑक्साइड का बनना। उसका अगला आप लिख सकते हो ऑक्साइड से धातु को बनाना। तो दो चरण कौन कौन से हो गए इसके, ऑक्साइड का बनना, और दूसरा चरण कौन सा हो गया, ऑक्साइड से धातु को निकालना। तो ये दो चरण इसके हो गए, आप ऐसे लिखेंगे। और तीसरा चरण अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो तीन चरण कौन कौन से हो गए, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, नाम रोहित ने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि अगर धातु से हम लोग धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं तो उसके चरण क्या होंगे। तो आप कहेंगे धातु निष्कर्षण में पहला चरण है धातु की ऑक्साइड बनाना, दूसरा चरण है धातु की ऑक्साइड से निष्कर्षण करना, तीसरा चरण होता है इसको शुद्ध करना, वो बाद में पढ़ेंगे, आज उसके लिए समय नहीं है अभी। तो सक्रिय श्रेणी में मध्य धातु का हो गया। इसके बाद होते हैं, इसके बाद देखो हमने क्या कर लिया, ZnO से C करके ZnS से C बना दिया। कुछ के लिए बिल्कुल अलग प्रोसेस होती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे MnO2 है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए MnO2 में क्या करते हैं, हम सीधे Mn निकाल देते हैं उससे, उसमें धातु की ऑक्साइड में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही MnO2 धातु की ऑक्साइड है। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखना है, MnO2 को क्यों नहीं परिवर्तित करा हमने, क्योंकि ये वास्तव में पहले से ही धातु की ऑक्साइड है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, धातु को निष्कर्षण करने के चरण देख लिया। थोड़ा बहुत और बचता है इसमें, जैसे Fe2O3 है, Al3 है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कई बार कि MnO2 को हमने और Fe2O3 को हमने धातु की ऑक्साइड में परिवर्तन क्यों नहीं करा। तो आप कहेंगे पहले से ही धातु की ऑक्साइड में है। Mn जो आयरन होता है वो Fe2O3 में होता है, Fe2O3 पहले से ही ऑक्साइड है, MnO2 पहले से ही ऑक्साइड है। तो इसको हमने सीधे किस में कन्वर्ट कर लिया, उसके मेटल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसमें एक स्टेप छूट गया। तो बच्चों देखो आज के लिए ये काफ़ी है, बाकी हम सक्रिय श्रेणी में निम्न वाले कैसे होते हैं उनको अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल देखा नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ जरा।